हेलो एवरीबॉडी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन से रिलेटेड ड्राफ्ट 27 फरवरी को पब्लिश किया है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है कि सर ये क्या आ गया है, क्या इसकी वजह से हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे या हमारे किसी अटेम्प्ट लिमिट या एज लिमिट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ये सब हो क्या रहा है। इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हुआ और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बिना पूरी जानकारी के, बहुत सारे गुरुजनों ने भी बिना पूरी जानकारी के फटाफट वॉच मिनट्स के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे दी है। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे आकर आप लोगों को क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि आखिर ये सब हुआ क्या है। तो चलिए समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक पब्लिक नोटिस मिलेगा नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी द्वारा, जो 27 फरवरी को ही डाल दिया गया था। और ये पब्लिक नोटिस ये कहता है कि एनएमसी ने सभी स्टेक होल्डर से, जो स्टेक होल्डर मतलब हम लोग या आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, सभी लोग इसके बारे में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि एनएमसी प्रपोजेस टू मेक अबोव रेगुलेशंस। ठीक है, ये एक प्रपोजल है और इस प्रपोजल्स में आपकी राय एनएमसी जानना चाहती है। तो ये आपकी राय जानने के लिए इन्होंने लिखा है कि आप हमें अगले 30 दिनों में इस ईमेल पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है comments.ugregulations@nmc.org.in पे अपने कमेंट्स हमें भेजें और अपनी राय हमें भेजें कि इसमें आपको क्या सही या क्या गलत लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका सबसे मेन सवाल कि नीट यूजी 2023 में क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। जैसा पिछले साल हुआ था बिल्कुल वैसा ही होगा। एनटीए ही इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा, सिलेबस भी सेम रहेगा। एनसीईआरटी में अगर कोई चेंज आया है तो वो नीट यूजी का सिलेबस नहीं है, वो बोर्ड में चेंज आया है। तो 2023 में तो कोई भी चेंज नहीं आया है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। 2023 में सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा 22 में था। सेम सिलेबस, सेम रूल्स, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या, देयर इज नो एज लिमिट। एज लिमिट का केस आपको पता है कि मैं पहले ही जीत चुका हूं। देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट। एडिशनल बायोलॉजी कैंडिडेट भी अलाउड है। इसके अलावा एनआईओएस भी अलाउड है। और आपका कितना भी गैप हो 10th और 12th के बीच में, या 11th में आप फेल हो गए हो, या आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हैं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा पिछले साल था। तो जहां तक नीट यूजी 2023 की बात है, कोई भी चेंज नहीं आया है। सब कुछ वैसे के वैसा ही है। रिलैक्स होकर 2023 के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में लग सकते हैं। उन्हें उन्हें कुछ भी नया नहीं करना है या नया नहीं सोचना है। लेकिन फिर ये हुआ क्या है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रपोजल है जो एक बार अप्रूव हो जाएगा। 1 महीने तक लोगों के राय देने के बाद सरकार अगर इसको मोहर लगा देती है, सब कुछ हो जाता है, गैजेट में ये पब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद आने वाले सालों में ये एप्लीकेबल हो सकता है। आने वाले सालों में मतलब 23 में तो नहीं होगा, 24 एंड ऑनवर्ड्स ही होगा। तो यहाँ पे एनएमसी के इसमें देखिए, जो पीडीएफ मेरे पास है, इसमें क्या बताया गया। सबसे पहले इन्होंने ग्रेजुएटिंग स्कॉलर के बारे में बताया है कि उसको क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। और इसी में एक चीज जो जोड़ दी गई है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वो ये हो सकती है कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर अगर आप एंटर कर जाते हैं तो आपको 4 साल में कम से कम फर्स्ट ईयर क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल में भी एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए ये बात गड़बड़ है। और दूसरी बात ये कि 9 साल में आपको एमबीबीएस खत्म करनी पड़ेगी। वैसे तो 4.5-5 साल की होती है, इंटर्नशिप में लाके 5.5 साल की, पर 9 साल में नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए एक खतरे का सिग्नल है। इसके अलावा आपको जो नीट यूजी दे रहे हैं और एमबीबीएस में घुसना चाहते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। इनके लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट ना पहले थी, आई थी, आपको पता है, हमने लड़ाई करी और इसको हटवाया था। और ना कोई एज लिमिट है। ठीक है। हाँ, प्रपोज ड्राफ्ट में कुछ और चीजें जो आई हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये लिखा हुआ है, देखिए, कि दीज रेगुलेशंस, जिनको जीएमईआर 2023 बोला जाएगा रेगुलेशंस को, ये दे शैल कम इनटू फोर्स वंस सच on such designated date, जहां पे एनएमसी थ्रू नोटिफिकेशन एंड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ इन गजट इसको अप्लाई करेगा। तो ये इन्होंने बात लिखा हुआ है और क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज की ड्यूटीज क्या है, इससे आपको मतलब नहीं है। कॉलेजेस की ड्यूटीज क्या है। इसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज आपको है वो है कि एडमिशन काउंसलिंग माइग्रेशन वगैरह कैसे होगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 9 जो है, जो आपको एकदम चौंका रहा है कि कंडक्शन ऑफ नीट यूजी या तो एनएमसी करेगा या एनएमसी किसी और एजेंसी को डेजिग्नेट करेगा ऐसा करने के लिए। ठीक है भाइयों।
तो अगर एनएमसी किसी और एजेंसी को ऐसा करने के लिए डेजिग्नेट करेगा तो करेगा, आपको इससे क्या मतलब है? अभी तो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, हो सकता है आगे भी एनटीए कराए, बस एनएमसी जो है अपनी बात रखने के लिए, हाँ हमने तुम्हें डेजिग्नेट कर दिया है, और सब कुछ वैसे ही चलता रहे, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है एक से ज्यादा एजेंसीज को भी डेजिग्नेट कर दे। लेकिन मेन बात तो ये है कि मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, एक बार में पूरे देश में एक ही वक्त में नीट एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको फेजेस में करने की बात जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये जरूर अप्लाई होगी आगे पीछे, क्योंकि यही एक तरीका है इसको फेयर तरीके से करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में क्लियर लिखा हुआ है कि जो ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन बोर्ड है, ये shall notify with reasonable time lead when it decided to change the policies with regards to conduct of NEET UG, so that the aspiring students are not put to a detriment। मतलब किसी भी तरीके से जो बच्चे हैं उनको कोई नुकसान ना हो, जो ड्रॉपर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो गया है, उन बेचारों को एकदम से साल भर के एंड में ये ना कह दिया जाए कि आप नीट नहीं दे पाएंगे। पहले सरकार ने ऐसा करने की ट्राई की थी, लेकिन आपको पता होगा कि किस तरह से मैंने और मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लड़ाई करके इस चीज़ को हटवाया था। तो आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल ऐसा कुछ सरकार करने भी नहीं जा रही है फ्यूचर में भी। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखिए, एक बात जो है यहाँ पे नई आई है, और ये प्रपोज्ड है, ये फ्यूचर में जो होगा वो ये है कि जो मिनिमम एलिजिबल स्कोर नीट यूजी का होगा वो क्लियर करना होगा एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। लेकिन खास बात ये कि जो 50% आपको बोर्ड्स में चाहिए होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के, वो प्रपोज्ड है कि हटा दिया जाएगा, अभी नहीं हट रहा है इस साल। तो आपके कितने भी मार्क्स हो बोर्ड में, अगर आप पास है बोर्ड में और आप नीट यूजी क्वालिफाई, तो आप नीट यूजी दे सकते हैं, और अगर आप नीट यूजी को क्वालिफाई करते हैं तो आप एमबीबीएस में एंट्री भी ले सकते हैं, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में। इसके अलावा मेरिट में जो आपके जो नीट का एग्जाम होगा उसकी टाई ब्रेक में हल्का सा चेंज आया है। अगर आपके मार्क्स इक्वल हैं तो जिसके बायो में ज्यादा है उसकी रैंक ऊपर आएगी, बायो के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, अगर तीनों में बराबर हैं तो फिर अब एज से नहीं होगा, अब एक नॉन मैनुअल तरीके से एक लॉटरी कंप्यूटर में ड्रॉ होगी, और जिसकी रैंक ऊपर आई उसको पहले चांस मिलेगा काउंसलिंग के लिए कॉलेज चूज करने का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियरली पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है, 10+2 विद सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये तो आपको पता है, 50% की बात हट गई। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द कैंडिडेट हैज पास्ड इन द लास्ट 2 years ऑफ हिज एजुकेशन। इसने इतना हैवॉक मचा दिया है भाइयों कि कुछ तथाकथित यूट्यूबर गुरुजन्स कहने लग गए हैं कि अटेम्प्ट लिमिट लग गई है। अरे भैया, कोई अटेम्प्ट लिमिट ना लगी है और ना ही प्रपोज्ड है लगने के लिए इसमें 2024 की, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बस ये है कि जब आप नीट दे रहे हैं तो उससे पिछले आपने जो भी पढ़ाई करी है उसमें कम से कम 2 साल आपने बायोलॉजी पढ़ी हो। देखिए अभी मैंने आपको एनआईओएस का केस भी जीत के दे रखा है, एडिशनल बायोलॉजी का भी दे रखा है, सब दे रखा है। सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी से भी अगर आप करते हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाता था। अब ये नहीं होगा अगर ये ड्राफ्ट 2024 में एप्लीकेबल हो जाता है, इस साल नहीं अगले सालों से। अब आपको कम से कम 2 साल बायोलॉजी पढ़नी होगी 11th और 12th में, बस ये एक प्रपोजल है। तो मेरा एडवाइस है कि जो लोग एनआईओएस से कर रहे हैं वो कम से कम 2 साल बायोलॉजी वाला कोर्स करें, ताकि वो जो 2024 या 25 में जब नीट देना चाहे तो उनको ये प्रॉब्लम ना आए। जो लोग एडिशनल बायोलॉजी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो 11th और 12th दोनों में बायोलॉजी लें। ये उन बच्चों के लिए है जो 2024 या उसके ऑनवर्ड्स नीट देने वाले हैं, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो फ्यूचर में। ठीक है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने पहले क्या किया। मैं तो आपको यहां तक लिख के देता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि भले मैंने है ना 10th करी थी कई साल पहले, उसके बाद मैं घर पे बैठा रहा, उसके बाद 4-5 साल मेरी टांग टूट गई, मैं बीमार रहा, उसके बाद मैंने 11th और 12th करी, तो उसके बाद भी मैं नीट दे सकता हूँ। तो आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दोबारा 12th कर रहे हैं तो आपने पिछले 2 सालों में अगर 11th और 12th में बायोलॉजी पढ़ी है तो इससे पहले आपने कुछ भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि सेम, ये कॉमन काउंसलिंग करवाएगी एनएमसी, अभी भी तो एमसीसी करवाती ही है, और मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी जैसे बनती है, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। कॉमन काउंसलिंग भी वैसे ही होगी, इसमें भी कोई नया पॉइंट नहीं है। और गवर्नमेंट एक अथॉरिटी, वो अभी mcc.nic.in पे होती है, वही करवाएगी इसको। बट ये सब लिखने वाली बातें हैं फॉर्मेलिटी के लिए। इसके अलावा दोस्तों
एक चीज काउंसलिंग में जरूर चेंज आया है कि कोशिश ये की जाएगी सीट ब्लॉकिंग ना रोकने के लिए। पॉइंट नंबर 18 देखिए कि जो मेरिट लिस्ट होगी इसमें काउंसलिंग के दौरान स्टूडेंट को एक ही बार चॉइस फिलिंग का मौका मिल सकता है, फर्स्ट चांस, जिसमें वो अपनी सारी चॉइस फिलिंग करेगा। सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में उसको जो कॉलेज मिले, जिसने अगर उसे मांगा है वो कॉलेज और उसको मिल गया है, तो उसको वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की वजह से बहुत सीट्स ब्लॉक हो जाती थी और फिर या तो बर्बाद हो जाती थी या लेस डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाती थी। तो आई गेस दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। तो अच्छी बात है, एक बार में आप अपनी मेरिट बना लीजिए, आपको कौन सा कॉलेज लेना है काउंसलिंग में, और उसके हिसाब से ये भरी जाएगी। तो ये बात की बात है, इसको आप अभी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर नीट के अलावा किसी तरह से कोई कॉलेज गलत एडमिशन देता है तो ना सिर्फ बच्चे को निकाल दिया जाएगा, कॉलेज पे पहली बार में 50 लाख, दूसरी बार में 1 करोड़ की पर सीट पेनल्टी लगेगी और कॉलेज की उतनी सीटें कम भी कर उससे दुगनी सीटें कम कर दी जाएंगी अगले साल के लिए। तो ये एक इसके अंदर और चीज आई है। बाकी दोस्तों इसमें एक लास्ट चीज है, स्टूडेंट माइग्रेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कहीं से करते हैं और आप सोचें कि उसके करने के बाद मैं कहीं और ट्रांसफर ले लूं, तो वो बहुत ही रेयर केसेस में अब ऐसा होगा, और प्राइवेट से प्राइवेट में ही होगा और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में ही होगा। अदरवाइज स्टूडेंट माइग्रेशन अलाउड नहीं होंगे, और म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन इंस्टीट्यूशंस भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा बाकी मेडिकल कॉलेजेस के लिए गाइडलाइंस वगैरह है और क्यूरिकुलम से रिलेटेड गाइडलाइंस है, इनसे फिलहाल आपको कोई इतनी कंसर्न नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। मैं फिर से आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि देर इज 2023 के लिए देर इज नो चेंज, सब कुछ वैसा है, इनफैक्ट सिलेबस भी वैसा है। ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात जाते जाते मैं आपको और बताऊं कि एनएमसी बिल, जिसके बारे में मैं खुद मिलके आया था गवर्नमेंट से जब जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, कि 50% सीट्स गवर्नमेंट एक्वायर कर ले प्राइवेट कॉलेजेस की और उसके बदले में बाकी 50% के चार्जेस बढ़ा दे, वो अब धीरे धीरे एप्लीकेबल होना शुरू हो गया है। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट। हालांकि बिहार के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, लेकिन जो भी है एक अच्छी पहल है, धीरे धीरे ये सब जगह लागू हो जाएगा। इससे कम से कम जो बच्चे कुछ ही मार्क्स से रह जाते थे एमबीबीएस करने से, एंट्री लेने से, उनको भी एक मौका मिल जाएगा करने का। और जो बच्चे ज्यादा फीस दे सकते हैं वो थोड़ी सी और ज्यादा भी दे सकते हैं प्राइवेट में। तो ये एक चीज हुई है। इसके अलावा देर इज नो चेंज फॉर 2023, और 24 के लिए जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और वो प्रपोज चेंजेस हैं, वो अभी फाइनलाइज नहीं है कि वो 24 में होंगे कि 25 में होंगे कि कब होंगे, तो उससे आप मत घबराइए। ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, एक खुशखबरी और है कि कुछ एमबीबीएस सीट्स और बढ़ गई हैं, जिनमें से कुछ तो इसी साल हो सकता है काउंसलिंग में आ जाए और कुछ आने वाले साल में आएंगी। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा अपडेट्स। किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार में मत जाइए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।